तो नेक्स्ट हेडिंग होगी अब हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट फॉर्मली पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आप लोग फैमिलियर हो। सबको पता है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश करता है, और यही इस टॉपिक का बेसिक एम है, स्टडी करना। और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में प्रोबेबली परफॉर्म करे होंगे। ये देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, करेंट कैरिंग वायर के अबाउट एक कार्डबोर्ड रखो और उसके अंदर आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो। आयरन फाइलिंग्स देखिए, उसको स्प्रिंकल करके टैप करो कार्डबोर्ड को तो ये सर्कुलर फील्ड लाइंस बनती थी। स्कूलों में ये सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। फिर इसके अलावा बचपन में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनाया होगा। जब इस टाइप से कॉइल में से करंट पास करता है तो वो आयरन नील को मैग्नेटाइज करता है। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। और एग्जांपल्स देखो, इसी थ्योरी को हम लोगों ने यूज करा प्रैक्टिकल हमारे जो यूज के डिवाइसेस होते हैं उसमें। एक होता है जैसे फैन हो गया, जैसे ये मोटर हो गई। इन सब में भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है। आपने 9th-10th में पढ़ा है इसके बारे में। यहाँ अंदर एक कॉइल होती है, और जैसे आप इस कॉइल से करंट पास करोगे ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी। कॉइल से करंट पास कराओगे कॉइल हो जाएगी मैग्नेटाइज। और जैसे ही कॉइल मैग्नेटाइज होगी, बताओ क्या होगा। बाहर परमानेंट मैग्नेट रखा है, वो इस पे फोर्स लगाएगा और ये कॉइल रोटेट करेगी। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे जाकर, जब हम लोग बात करेंगे एसी जनरेटर की। और टॉर्क वगैरह कितना लगता है उसका एक्सप्रेशन वगैरह भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर इस टॉपिक में। और इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इन सब की स्टार्टिंग हुई थी ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से। कौन थे ऑयस्टेड, बताओ क्या करते थे, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, बताओ। हाँ, ये परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं ना, ये देखो, ये परमानेंट मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ और ये साउथ नॉर्थ ऐसे रखते हैं। उसके बीच में होता है, और कई बार आपने देखा होगा वो एक सिंगल मैग्नेट होता है। वो एक सिंगल सर्कुलर मैग्नेट भी होता है कई बार इस टाइप का। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट सबको पता है कि गलती से वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक कंडक्टिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। और ऑयस्टर्ड भैया ने क्या देखा, उन्होंने ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी करी कि जब वो स्विच को क्लोज करते हैं तो सडनली मैग्नेटिक, सॉरी, नीडल जो है, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। और खूब सोचा उन्होंने, खूब सोचा कि इसका कारण क्या होना चाहिए। उसके बाद वो इस कंक्लूजन पर आए कि ये मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं करंट कैरिंग वायर ने कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करी है जो इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। और वो क्या हो सकता है, वो इस वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब करंट कैरिंग वायर खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि करंट कैरिंग नीडल पे फोर्स अप्लाई करती है। ऑयस्टर्ड भैया की फोटो, फोटो तो नहीं है हमारे पास ऑयस्टर्ड भैया की। आपको नेट पे मिल जाएगी, दर्शन कर सकते हो उनके। क्लास खत्म होने के बाद ऑयस्टर्ड भैया की फोटो आप नेट से देख लेना, मिल जाएगी फोटो। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, हम आगे जाकर देखो, मैं पहले ही बता दूं आपको सीक्वेंस क्या है तो थोड़ा समझ में आता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो, आगे जाकर हम लोग 1-2 दिन के अंदर अंदर बायोट सवर्ट लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे जो बताता है कि करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और फिर इसके बाद लपक लपक के डेरिवेशन होंगे, वायर की मैग्नेटिक फील्ड, फिर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे। सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है। और वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बाद सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कहाँ गया सर्कुलर रिंग, गायब होगी क्या यहाँ से, आगे कहीं होगी। सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, सर्कुलर रिंग कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो सब कुछ हम समझेंगे आगे जाकर डिटेल में। बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मुझे इसमें आपको, और लपक लपक के क्वेश्चंस करवाने हैं।
ठीक है। बट उससे पहले आज हम लोग स्टार्टिंग जो है वो करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड से नहीं करते हुए आज हम एक यूनिक स्टार्टिंग करेंगे। वो स्टार्टिंग होगी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी इतने बड़े टॉपिक नहीं है। जैसे आप याद करो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बड़े टॉपिक्स थे ना। जितना टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हुआ था उतने टाइम में आपका एमईसी एमआई कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे टॉपिक्स हैं अभी ये। अच्छा अभी 2 मिनट के लिए सुनो, अभी कुछ लिखना नहीं है। सब लोग अपने अपने हथियार नीचे रख दो। रख दिए सब लोगों ने अपने अपने हथियार नीचे। कोई कुछ नहीं लिखेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मान लो कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाई देता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। और इसका जो रिलेशन होता है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है मैंने, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाने वाला फॉर्मूला है, इसलिए मत पूछना ये कहाँ से आया। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि वो फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल है, स्पीड के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सप्रेशन आता है क्यू वी क्रॉस बी, जिसको हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज क्यू वी बी साइन थीटा। जरा एक बार लेफ्ट में डायग्राम देखो। बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करता हूँ तो उस पे लगने वाला फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गए। देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ आ गई है, ऑल इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। अब आगे सुनो, नोट करने से पहले स्पेशल केस देखो। सबसे पहला स्पेशल केस, सबसे पहला स्पेशल केस ये है कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा लेती है, पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर फोर्स नहीं लगा पाती है। बात समझ आ रही है? जब भी चार्ज रेस्ट पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स लगा देगी। मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए उसने इसको जाने दिया। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए जाने दिया उसने। समझ तो गई हो, समझदार हो। वाई? वाई बिकॉज यहाँ पे वी जीरो कर दो तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो फोर्स जीरो आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। कई बार कुछ तो भी क्वेश्चन पूछ लेते हो एकदम से। वाई? अब ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक वेक्टर जीरो हो जाता है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। बस आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जब अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगी। पढ़ो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हर एक चार्ज पसंद है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वो चार्ज ही पसंद आता है जो रेस्ट पर है, और वो चार्ज भी उतना ही पसंद है जो मूव करता है। पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी चूजी है, उसको कौन सा चार्ज पसंद आता है? सिर्फ वही चार्ज पसंद आता है जो मोशन में होता है। रेस्ट पर प्रेजेंट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं आता है, वो उस पर फोर्स नहीं लगाती है। पर अगर मान लो चार्ज मूव कर भी रहा हो, पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। बताओ वो मैग्नेटिक फील्ड को इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस केस में एंगल हो जाएगा या तो 0 या 180। दोनों केस में साइन थीटा 0 होगा, दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट इज, अगर चार्ज
पैरेलल या एंटी पैरेलल जाता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? लिखवा दूंगा, पहले हाँ ना में जवाब दे दो। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, रिकैप करते हैं। पहले फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर स्पेशल केस नंबर 1 चार्ज एट रेस्ट, स्पेशल केस नंबर 2 पैरेलल एंटी पैरेलल, स्पेशल केस नंबर 3 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में फोर्स मैक्सिमम लगेगा, सबसे ज्यादा उसे यही वाला चार्ज पसंद आएगा जो उसके परपेंडिकुलर जा रहा हो। क्यों? क्योंकि क्यू वी भी साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और वो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो, तब मैक्सिमम फोर्स इतना आता है। बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया। वाह, गुड। अब आगे सुनो, जरा 1 मिनट इसको देखो, पढ़ो और बताओ क्या ये क्लियर हो रहा है। तब तक मैं आपके लिए ऐसा यूनिट ऑफ बी निकालता हूँ। आप ये पूरा पढ़ो, डायग्राम देखो, ये पूरा पढ़ो, और यहाँ से मैंने टेस्ला की डेफिनेशन लिखी है, पढ़ो और बोलो कि हाँ सर हमें क्लियर हुआ। तब तक मैं ऐसा यूनिट ऑफ बी लिखता हूँ। होता है ना अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आप लोगों के लिटरेचर में, आप पढ़ते हो और खुद से मीनिंग समझते हो। अच्छा, आप लोग टेस्ला के फैन हो, अरे वाह। नहीं नहीं, ये एलॉन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, ये निकोला टेस्ला वाला टेस्ला है पर। यहाँ से हम बी के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ से हम बी के लिए लिखेंगे 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। सही लिखा है हमने, देखो। चार्ज, फोर्स होगा न्यूटन में, चार्ज होगा कूलम में, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड में, और इसी को हम बोलते हैं 1 टेस्ला। यूनिट निकालना आती है सबको फॉर्मूले से? बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताओ कि आप लोगों ने पढ़ा तो क्या समझ में आया? पढ़ा तो क्या समझ में आया, बताओ। बिल्कुल परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि नहीं तो साइन थीटा भी आ जाएगा। देखो स्पेशल केस समझाता हूँ, अरे ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो ऐसी समझ में आनी चाहिए। 12th क्लास में आ गए हो, इस तरह की डेफिनेशन कितनी बार लिखी आप लोगों ने फिजिक्स में। चलो साइन थीटा 1 लिख दो। व्हेन साइन थीटा इज 1, वेलोसिटी इज 1, चार्ज इज 1, फोर्स इज 1, जब सब कुछ 1 होगा तब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी। 1 मिनट इसको हम बंद करके फिर से रीस्टार्ट करते हैं, अटक रहा है ये बार बार। चलो चल गया चल गया। हाँ, हम फिर से बताते हैं, देखो। व्हेन साइन थीटा इज 1, व्हेन साइन थीटा इज 1, वेलोसिटी इज 1, क्यू इज 1, फोर्स इज 1, सब कुछ 1 रख दो, तो बी कितना आएगा? वो भी 1 यूनिट होगा। ऐसे डिफाइन करते हैं ना कोई भी नई क्वांटिटी को। अरे याद करो, देखो आर इक्वल टू रो एल बाय में, तो इतने दोस्त हो ना, कुछ याद तो रहता नहीं है ना आप लोगों को। याद है व्हेन एल इज 1, ए इज 1, तो आर इज इक्वल टू रो। तो रो को डिफाइन किया था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, इसको डिफाइन करने के लिए सब 1 रख दो। बड़ी मेहनत लगती है यहाँ समझाने में। देखो, इफ इफ साइन थीटा इज 1,
charge is 1 coulomb, speed is 1 meter per second, एंड फोर्स इज ऑल्सो 1 न्यूटन। तो उस केस में जब सब कुछ 1 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, वो भी 1 यूनिट आएगी। और उसी 1 यूनिट को हम डिफाइन करते हैं 1 टेस्ला। दैट इज, ऐसा बोल दो, एक एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। 1 टेस्ला का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर अगर हम 1 कूलम के चार्ज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है 1 न्यूटन। अब इससे ज़्यादा फील्ड करोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम फील्ड लगोगी तो फोर्स कम लगेगा। 1 टेस्ला एग्जैक्टली वो फील्ड होती है जिस फील्ड पर 1 कूलम पे लगने वाले चार्ज, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, उस पर लगने वाला फोर्स होगा 1 न्यूटन। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम करेंगे, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा फेवरेट है। इसमें बड़ा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। रुको, इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करते हैं। इतने मजे आ रहे थे बट हाँ अब चल रहा है। तो देखो, हम बता रहे थे F = QVB sin थीटा। मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। फोर्स का क्या होता है, M1L1T - 2 साइन थीटा का डायमेंशनलेस हो गया है ना, डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज के लिए क्या लिखूंगा, Q = 80, और वेलोसिटी के लिए L1T - 1। बस, आगे कैलकुलेट कर लो। थोड़ा बहुत आपके लिए भी रख रहा हूँ, नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ही सब कुछ कर देते हैं, हमें तो कुछ करने का मौका नहीं मिलता। तो आपको भी मौका दिया जाएगा, आगे कैलकुलेट आप कर सकते हो। सबका साथ सबका विकास। अब आगे सुनो, ये जो फॉर्मूला लिखा था आपने, इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्मूला है, चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो। पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखने से फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पूरी। इसलिए ध्यान रहे, इस फॉर्मूले में चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखना है। ये जो फॉर्मूला लिखा है QV × B, इसमें चार्ज शुड बी सब्सटीट्यूटेड विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, पहले इतना नोट कर लेते हैं। पहले इतना डाइजेस्ट करो, फिर आगे और लिखेंगे। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें सबसे पहली सब हेडिंग, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड।
अब जितने भी केस हमने बताए थे, स्पेशल स्पेशल केस, वो लिख दो। अभी नोट नहीं किया था? तो क्या कर रहे थे इतनी देर से फिर? इसके बाद वाला केस पैरेलल एंटी पैरेलल वाला।
अच्छा, साथ में सारी चीज़ें याद भी करते जाना, सब जो पॉइंट्स हैं, वो सब पॉइंट्स याद भी करते जाना है अपने को। वैसे ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क की आया करती थी, पर अब आपको अभी तक तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पेपर तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वरना ये डेफिनेशन नोट नहीं किया था। अरे यार! पहले फ़ोटो खींचा करो सब लोग और उसके बाद नोट करना शुरू करना है। सबसे पहला स्टेप होता है जब भी कोई क्वेश्चन मतलब जब भी कोई स्लाइड दिखाएँ पहले फ़ोटो लेना है, फिर नोट करना स्टार्ट करना है।
नोट कर लिया यहाँ तक सबने? ठीक है। अब इसके बाद आगे आपको एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी। मुझे ये बताओ वेक्टर्स में कितना कंफर्टेबल फ़ील करते हो आप लोग? अब 12th क्लास में हो, तो वेक्टर्स में बेसिक लेवल पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के मेथड पता है ना आपको? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये सब आना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये सब अपन यूज़ करेंगे अब से। थंब रूल पता है, पाम रूल नहीं पता? चलो वो भी हम बता देंगे आपको फिर। वो भी हम बता देंगे। राइट हैंड थंब रूल के साथ साथ राइट हैंड पाम रूल वगैरह भी डिस्कस कर देंगे। और एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होगा, वो भी हम डिस्कस कर देंगे। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेना। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो लोग एक बार रिवाइज करके आना। नेक्स्ट टर्न से पहले पहले आपका एक टास्क और बढ़ गया है। एक टास्क और ये है कि वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन और वेक्टर्स के जो बेसिक्स होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके जो बेसिक्स होते हैं, वो एक बार आपको रिवाइज करके आना है। चलो नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे, इसी के कुछ थ्योरी और ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बायोट सावर्ट लॉ। तो फिर हम नेक्स्ट टर्न पर इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो उसके बाद कल आगे मिलते हैं और कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।